बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। आपको मालूम है कि हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हुए हैं और हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि फ़ीकस आमदनी और कौमी आमदनी में कमी की कौन कौन सी वजूहात हैं। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स थे। आपने जैसा कि देखा, पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क के लिए इवन के बाकी भी जो तरक्की पज़ीर ममालिक है, सबके प्रॉब्लम्स एक ही जैसे होते हैं। अब आपको दिखने में आया कि हमारे पास ज़राए की किल्लत है, और दूसरा ये कि हम ज़राए का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम किस तरह से जो ज़राए अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं हम उनको बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि आबादी का दबाव या हमारी सनती पसमानदगी और हमारा ज़राअत पे के शोबे पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार, ये सारे फैक्टर्स थे जो कि काउंट डाउन करते हैं फ़ीकस आमदनी में कमी के लिए। और हमारे मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी जैसे बहुत से अवामिल हैं। इनके पीछे वजह है आबादी का दबाव, क्योंकि जब आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हो और आपके जो वसाइल है या अशिया की रसद उस हिसाब से ना बढ़ रही हो तो कीमतें बढ़ती हैं। आबादी बढ़ रही है, आपके वसाइल इस हिसाब से नहीं है कि वो सबको रोज़गार फ्राहम करें। यानी पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क के लिए आबादी का दबाव बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है दूसरे ममालिक की तरह। हम इतनी ज़्यादा आबादी को फैसिलिटीज़ दे ही नहीं सकते। आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराती जाऊँ, जैसा कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करते जाते हैं। आपको इतना आइडिया होगा कि जब भी आप किसी पब्लिक सेक्टर या सरकारी हॉस्पिटल को विज़िट करें तो वहाँ के हालात क्या होते हैं। वहाँ पे लोगों के पास इवन बेड भी नहीं होता। पेशेंट एक बेड पे दो पेशेंट या इस तरह से भी, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि हालात ऐसे हैं कि वहाँ जाके किसी के रहने, एक अटेंडेंट के भी साथ रहने की जगह नहीं होती। इस हद तक हालात क्रिटिकल हैं। फिर तालीम की बात करें तो हमारी जो तमाम तर पॉलिसियाँ, हम क्वांटिटेटिव एजुकेशन को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन तालीम का जो मेयार है वो गिरता जा रहा है। मार्क्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल के सिस्टम में, लेकिन नॉलेज उस हिसाब से बच्चे गेन नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। तो फिर ये मल्टीपल फैक्टर्स थे, यानी कमी आने की पॉलिसी थी, तो उस वजह से भी आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने सफ़र किया। आपकी मंडियाँ या आपका जो सेटअप है वो क्या है, वो भी गैर मुनज़्ज़म है। आपका टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे दौलत चंद हाथों में ही रह जाती है, यानी दौलत गर्दिश नहीं करती, क्योंकि जब तक दौलत गर्दिश नहीं करेगी उस वक्त तक लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम, अमीर अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब तर होता जाएगा, और दौलत चंद एक के हाथों में ही रह जाएगी। तो दौलत की मुसावियाना तकसीम भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौमी आमदनी या फ़ीकस आमदनी में इजाफे के लिए कौन कौन से इक़दामात किए जा सकते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले है अज़्म व हिम्मत। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसकी आवाम मोटिवेटेड ना हो, उसमें जोश व जज्बा ना हो, वो नेक नीयती या दयानतदारी से काम ना करे। अल्लाह ताला ने हमें जो भी सलाहियतें दी हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सलाहियतों को अच्छे से इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर हम अपनी सलाहियतों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तभी हम अपने म्यार ज़िंदगी को बुलंद कर सकते हैं। दूसरा क्या, माशरती बुराइयों का ख़ात्मा। जब तक माशरे में बुराइयां जैसे रिश्वत, चोर बाज़ारी, स्मगलिंग और भी बहुत सारी बुराइयां रहेंगी, आम आदमी का जब तक म्यार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो जाता तो तब तक माशरती बुराइयों का ख़ात्मा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हमारा जो कानून है वो कमज़ोर को तो सज़ा देता है, लेकिन जो ताकतवर है वो बच जाता है बार बार कानून के शिकंजे से, जिसकी वजह से ये बुराइयां ख़त्म होने की बजाय और बढ़ती जाती हैं। अक्सर ये होता है कि अगर आप एक अमीर आदमी है वो तो पैसे दे दिला के छूट जाएगा क्रिमिनल होने के बावजूद, लेकिन गरीब बेगुनाह होने के बावजूद भी जेल की सज़ा भुगत रहे होते हैं। यानी हमारी ये जो माशरती बुराइयों का ख़ात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक रिश्वत को ना ख़त्म किया जाए, और जिसने जो भी जुर्म किया, जब तक आप उसको उसके किए की सज़ा नहीं देंगे, उसको दूसरों के लिए इबरत नहीं बनाएंगे, तब तक माशरती बुराइयाँ नहीं ख़त्म की जा सकती। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब हुकूमत सख्त कदम उठाए, अदरवाइज़ ये नामुमकिन है।
ٹھیک ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں سیاسی عدم و استحکام۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اسے سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی نصیب نہیں ہوئی، حکومت بار بار بدلتی ہے، مارشل لاء لگتا ہے، پیداوار روزگار آمدنی سب یہ کیا ہے بری طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور جو عوام کا معیار زندگی ہے وہ بھی کیا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ جو معاشی ترقی اور قومی آمدنی کا جو انحصار ہے وہ ملک کے سیاسی استحکام پہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ضروری ہیں۔ یعنی اگر ملک معاشی طور پر استحکام میں نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کا ملک پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا تب تک ترقی کی راہیں بھی ہموار نہیں ہو پائیں گی۔ تو نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسلامی اقدار کی پابندی۔ اسلام نے ہمیں ایک معاشی نظام دیا ہے جس کی ڈیٹیل آپ کو چیپٹر نمبر 13 میں ملے گی، وہ تو جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے، لیکن اسلام بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ عدل و انصاف پہ زور دیتا ہے، احسان کی بات کرتا ہے، مزدور سے ہمدردی، اعتدال پسندی، ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی، سود اور استحصال کا خاتمہ، کفایت شعری، سادگی، حلال و حرام میں فرق، غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی داد رسی، یہ سارے احکامات ہیں۔ ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو چیپٹر نمبر 13 میں آپ کو ملے گی، کہ ظاہری بات ہے جو اسلام نے نظام دیا ہے اگر ہم سب اس پہ عمل کریں تو بہت ساری معاشی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جتنے بھی پرابلمز آپ کی اکانومی سے ریلیونٹ ہے وہ سب کے سب کم ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ اب ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں، کرپشن سے بھرا ہوا ہے، اگر اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں عدل انصاف ہو، یعنی اور مزدوروں کی جو اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے وہ نہ کی جائے، اور ہم اپنے جو طرز زندگی ہے اس پہ بھی اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ بجائے کہ بہت زیادہ فضول خرچی کے اگر ہم سادہ طرز زندگی اپنائیں، اور پیسہ کمانے کے لیے بھی لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بس پیسہ کمانا ہے بائی ہک اور بائی کروک، ہر جائز ناجائز طریقے سے، غلط صحیح کی تمیز بھول گئے ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنے پہ اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جو بھی ہمارے ارد گرد غریب یا ضرورت مند لوگ ہیں، اسلام نے واضح احکامات دیے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے اگر پاکستان میں اسلام کے معاشی نظام کو نیک نیتی سے مکمل طور پہ اگر آپ نافذ کریں گے تو ہر طرح کی معاشی، سماجی یا اخلاقی برائیاں ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ کوسچن مارک پھر وہی ہے کہ کس طرح سے نافذ کیا جائے۔ جب تک حکومتیں ملک کے ساتھ سنسیئرٹی سے نہیں چلتی تب تک اس نظام کو رائج کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ آمدنیاں بڑھیں گی، غربت کا خاتمہ ہوگا، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا جب حکومت اسلام کے دیے ہوئے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کرے گی۔ سب سے بہترین معاشی نظام ملٹیپل کیٹیگریز میں ہے، لیکن سب سے بہترین نظام ہے اسلام کا، جو کہ اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فضول خرچی یا بہت زیادہ کنجوس بھی نہیں ہونا، اپنی زندگی میں ایک ماڈریٹ سا رویہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے زرعی ترقی۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار تو زراعت پہ ہی ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی کے 70 to 80% جو لوگ ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر زراعت کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں۔ تو زراعت کی جو اہمیت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ آپ زراعت کو ترقی دیں۔ اب ہماری زراعت بیسیکلی ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے پاس بہتر بیج نہیں ہے، کھاد مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے جو پیداوار کے طریقے ہیں وہ کیا ہے، کنزرویٹو ہیں، یعنی پرانے طریقے ہیں اور فرسودہ طریقے ہیں جس کی مدد سے آپ پیداوار کو تیزی سے نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے اگر پاکستان زرعی ملک ہے تو اس چیز پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ بہتر بیج اور کھاد کا مناسب استعمال کیا جائے، فصلوں کو ظاہری بات اس طرح سے کاشت کیا جائے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، کیڑے مکوڑوں سے بچایا جائے، سیم اور تھور کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے، سدباب کرنا ہے، اور زمینوں کا استعمال یعنی بعض دفعہ ہوتی ہے زمین کی ڈویژن اس طرح سے ہوتی ہے، کوئی زمین کا ٹکڑا یہاں ہے کاشتکاری کے لیے، کوئی وہاں، کوشش کی جائے کہ جو زمین ہے اس کو اکٹھا کیا جائے تاکہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ جب پیداوار بڑھے گی تو قومی آمدنی بڑھے گی، قومی آمدنی بڑھے گی تو فیکس آمدنی بھی بڑھے گی۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے صنعتی ترقی۔ فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے اب ویسے تو پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صنعت پہ بھی فوکس کرنا ان دیٹ سینس ضروری ہے کہ ہم کم از کم زیادہ درآمدات کرنے سے بچ جائیں، کہ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے ملک میں۔ اس مقصد کے لیے ملک میں کیا کرنا ہے، اپنے زیادہ سے زیادہ کارخانے لگانے ہیں اور درآمدات کے جو نعم البدل ہے خود تیار کریں، تاکہ ہمارا جو توازن تجارت ہے یا توازن ادائیگی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے
ख़राब रहता है कि हमारी दरामदात ज़्यादा हैं और बरामदात कम है, तो कम अज़ कम सनत को इस काबिल ज़रूर करें। अगर आप बरामदात नहीं बढ़ा पा रहे तो कम अज़ कम दरामदात को कम किया जा सके। जो अशिया आप दूसरे ममालिक से दरामद कर रहे हैं, कम अज़ कम उन चीज़ों के नेवल बदल आप अपने मुल्क के अंदर ही तलाश करें। ठीक हो गया। अब ज़ाहिर बात है, बरामदी अशिया की जो भी सनतें हैं उसकी आप उसको मोटिवेट करो ताकि लोग अपनी अशिया को ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात को भी बढ़ाया जा सके। तब भी आपका तवाज़ुनी अदायगी और तवाज़ुनी तिजारत बैलेंस्ड होगा। फिर आ जाती है तश्कील सरमाया। फ़ी कस आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें सरमाया को कैसे तश्कील देना है। सरमाए को तभी तश्कील दे सकते हो जब बचतों ऐसी स्कीम अनाउंस की जाए जिससे लोग बचत करने के लिए मोटिवेटेड हों। जब बचत करके लोग अपनी अमाउंट बैंक में डालेंगे तो बैंक उसी अमाउंट को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, बैंक जब उस अमाउंट से सरमायाकारी करेगा उसके नतीजे में आपकी आमदनी बढ़ेगी तो बचतें बढ़ेंगी, यानी इस तरह से आपकी मज़ीद से मज़ीद इनकम जनरेट होती चली जाएगी। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुदरती ज़राए का बेहतर इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत सारे ज़राए दिए हैं, लेकिन फिर मसला यहीं पे आ जाता है कि हम उन ज़राए को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास या तो इतना सरमाया या इतनी मशीनरी ही नहीं है कि हम उन अल्लाह ताला ने ये जो हमें ज़मीन दी है इसके अंदर बहुत सारे कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पे दिए हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है उस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी कौमी आमदनी भी कम है। अगर मुल्क के तमाम वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाए तो इससे क्या होगी, आपकी कौमी आमदनी बढ़ेगी और मेयार ज़िंदगी में भी इजाफ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आबादी की मनसूबाबंदी। जैसा कि हम जब फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब पढ़ रहे थे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जो आबादी की शरह है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, अब जब आबादी तेज़ी से बढ़ती है तो आपके वसाइल इतने तो होते ही नहीं हैं कि आप अपनी ज़रूरियात को उसके अंदर रहते हुए फुलफ़िल करें। इसलिए अब ये ज़रूरी है कि आबादी की मनसूबाबंदी इस तरीके से किया जाए कि आबादी को कंट्रोल किया जाए। आबादी को कंट्रोल, अब चाइना में भी अगर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री है, लेकिन उसमें भी ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में इस टाइम तेज़ी से बढ़ रही है। तो चाइना ने ये पॉलिसी दी थी लोगों को, अगर आपकी फ़ैमिली में सिर्फ एक बच्चा है तो उसके जो सारे अखराजात हैं वो हुकूमत बेयर करेगी। अगर एक से ज़्यादा आपके बच्चे हैं तो आपने अपने अखराजात खुद ही बेयर करने हैं। ठीक है, यानी जुर्म नहीं है एक से ज़्यादा बच्चा होना, फिर उस सूरत में आपको मराहत या इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तो ये यानी हमारी हुकूमत को भी चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी दे या कोई ऐसा सेटअप दे जिससे लोग मोटिवेटेड हों और फैमिली साइज़ को कम यानी बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हमारे जो वसाइल के ऊपर ये बढ़ती हुई आबादी बहुत बड़ा बोझ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने वसाइल को इस तरह से यानी आबादी को कंट्रोल करें ताकि हमारे वसाइल से ही हम अपने ही वसाइल से अपनी आबादी को डील कर पाएँ। फिर है मौसर तरक्याती मनसूबाबंदी। फ़ीकस आमदनी में इजाफे के लिए ये भी ज़रूरत है कि आपने मुल्क में मौसर तौर पे मनसूबाबंदी करनी है, यानी पसमानदा अब आप ये फ़ोकस करें, सर्वे किए जाएँ, हमें ऐसे इलाकों के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने हैं जहाँ ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है। अब हमें टैक्स सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि टैक्सों से हासिल होने वाली रकम को बेहतर तौर पे गरीबों की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जा सके। ठीक है, और ज़ाहिर बात है हमें चाहिए कि हम कर्ज़ों पे निसार करने की बजाय क्या करें, हम अपने अपने मुल्क की जो वसाइल हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमें गैर ममालिक से कम कर्ज़ा लेना पड़े। ठीक है, फिर आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दौलत की मुनसफ़ाना तकसीम। अब ये बहुत बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान में। 80% दौलत पे 20% लोग काबिज़ हैं, फिर बाकी की 20% बाकी 80% में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि दौलत की तकसीम इस हद तक गैर मुनसिफ़ाना है। अब हमें ये चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें कि दौलत को हासिल करें अमीरों से, वो सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन हो पाएगा जब आपका टैक्स सिस्टम अच्छा होगा, उसमें करप्शन ना हो। तभी आप अमीरों पे भारी शरह से टैक्स लगा के वही रकम गरीबों की फलाह बहबूद पे ख़र्च करेंगे। जब वो गरीबों की फलाह बहबूद पे ख़र्च करेंगे तो उन लोगों का मेयार ज़िंदगी भी क्या हो जाएगा, पहले से बुलंद। फिर है बरामदात में इजाफ़ा। ठीक है, क्योंकि हमारी बरामदात में इजाफ़ा करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करें, क्योंकि
जब आलमी सतह पे आपने कोई चीज़ देनी है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो कोशिश करें अपनी चीज़ की क्वालिटी इंप्रूव करें। फिर ये है कि जब बैनुल अक़वामी सतह पे जब एग्ज़िबिशन्स लगती हैं तो पाकिस्तानी चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल लगाएं, ताकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ख़ुद को मुतारिफ़ करने का मौका मिल सके, ठीक है। और अपनी बरामदात में इसी ज़रिए से आप इजाफ़ा कर सकते हो अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। हमारी बरामदात में इजाफ़ा इसीलिए नहीं होता कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी इस तरह की है ही नहीं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई डिमांड हो। फिर है फालतू जमयत मेहनत की खपत। आपकी पाकिस्तान में मज़दूर बहुत सस्ता है, लेकिन वो उसकी भी यूटिलाइजेशन इस तरह से है कि पाकिस्तान में अब चाहिए इस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना है कि आपकी जो फालतू मेहनत है इसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें, तो भी फ़ीकस आमदनी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पे लेबर महंगी होती है हमारे कंट्रीज़ की निस्बत, तो वहाँ पे वो मशीनरी क्योंकि वाफिर मिकदार में है, जहाँ जो चीज़ वाफिर मिकदार में होगी उसी की वेजेस कम होंगी। तो पाकिस्तान में अब ज़ाहिर बात है जितनी लेबर फोर्स है इसको चाहिए कि इसको किसी तरह से इस्तेमाल में लाया जाए, एक तो पैदावार बढ़े और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो और उनकी फ़ीकस आमदनी बढ़ जाए। फिर है पेशा वराना तरबियत। तालीम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है। इस पे मैंने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में जो है तालीम का जो मेयार है वो बस तो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। और फिर ये है कि हमें थ्योरेटिकली तो सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें नहीं कराया जाता। हम थ्योरी तो बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें उसको अप्लाई कब, कहाँ और कैसे करना है इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता। इसलिए वो कहते हैं इसलिए ज़रूरी है कि जो प्राइमरी की तालीम है और पेशा वराना तालीम है उसको तो इतना आम करो। इस वक्त पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो 58% है। लिटरेसी रेट से मुराद है कि अगर एक इंसान अपने सिग्नेचर भी कर रहा है ना तो वो लिटरेट में आता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में तालीम का इस टाइम मेयार कहाँ पे हम खड़े हैं। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि तालीम के निज़ाम पे फोकस किया जाए। मुल्क में जो बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए भी आपको क्या करना है, पेशा वराना तालीम देनी है, क्योंकि हमारे पास बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जो स्किल्स चाहिए रिक्वायर्ड होते हैं वो जब वर्कर्स के पास नहीं होते तो उनको जॉब नहीं मिलती, जिस वजह से मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती है। तो ये था हम ठीक है, यानी आपने फ़नी तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं सीखेंगे तब तक हमारे लिए तरक्की करना नामुमकिन है। सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ लेना काफ़ी नहीं होता। प्रैक्टिकल फील्ड में आपकी डिमांड होता है कि आपको प्रैक्टिकल हर चीज़ का आना चाहिए। तो आपको फ़नी और पेशा वराना तालीम पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम दूसरे ममालिक से मुकाबला कर पाएंगे। तो ये इक़दामात थे, अगर इन पे अमल किया जाए तो फ़ीकस आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। अब हुकूमत ने इसमें कौन से इक़दामात लिए इसको हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।